बस हालत भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुफ्ती क्या साहब, सलाम। खैरियत है? थैंक्स। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हुई। और मैं मुफ्ती साहब, मैं ये जो रिव्यू आप दे रहे हैं आसिम भाई के साथ बैठ के, और दो जो एक्नॉलेज इस्लाम भाई और आतिफ रेहान भाई भी हमारे साथ शामिल हैं इस रिव्यू के अंदर, जब अभी चल रहा था इसमें आपकी तस्वीर भी आ रही थी, अवैस इकबाल साहब भी बैठे हुए थे आप लोगों के साथ, आपके साथ। मेरा भतीजा मेरे पास पीछे से आया, कमोबेश 5-6 साल उसकी उम्र है। तो उसने आपकी तस्वीर के ऊपर, यानी कि आपकी वीडियो के ऊपर इशारा किया, कहने लगा कि चाचा ये कौन है? मैंने कहा ये टीचर हैं। और कहने लगा, और ये कौन है चश्मे वाला? मैंने कहा ये भटीचर है। तो ओके। तो खैर, मैं एक सवाल आपसे पूछने आया हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो डिबेट पे तो खैर बातें हो रही हैं, रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, शॉर्ट भी बन रहा है। मेरी तरफ से भी इंशाल्लाह कल एक लॉन्च हो जाएगी, चित्रॉल ऑफ माई ओन। मुझे ये बताएं, आपको मोए मोए का मतलब पता चला है नहीं? नहीं, मुझे भी पता चला, मतलब मुझे भी मोए मोए नहीं पता था। मैंने ट्विटर पे देखा बहुत यूज़ कर रहे हैं लोग। मैंने हाँ पूछा बहुत। आपने ये, तो पता चला कोई गाना है मोए मोए। हाँ जी जी अच्छा। जी। अब वो जब मैंने स्टेटस लगाया वो सैमसंग वाली वीडियो जो मैंने डाली, तो उसके हम्म। नीचे हरे ताजे मोए, मैंने कहा ये क्या चीज है। तो अच्छा। अच्छा सर्च वर्च भी किया तो कहीं कुछ नहीं आया, तो मैंने कहा चलो फेसबुक पे लिखा जा रहा, उन्हीं से पूछ लो कि क्या है भाई ये। बड़ी मुश्किल से, वही हकीकत है, वो वड़ गया जो है वो लफ्ज इस्तेमाल होता था। मैंने एक मरतबा वो डाला तो वो किसी ने उसके माने लिखे हुए थे। मैंने कहा चलो कम से कम इसके माना पता चल गया। लेकिन ये तो अजीब नई चीज थी। और तो इसका ये सैमसंग वालों मतलब से कोई आपने रब्ता किया मोए स्पॉन्सरशिप मोए के जो लिए? है मुफ्त साहब, कोई यानी कि एक बामाना लफ्ज़ नहीं है मोए मोए, बस ये एक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही गाने में आ अच्छा गया, फेमस हो गया, पता नहीं कैसे। ये कोई बामाना लफ्ज़ नहीं है मेरे एतबार से किसी भी लैंग्वेज में। हम्म। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा, वो ये जरूरी है ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए ये। मैंने मेरा इरादा हरगिज ये नहीं था कि मैं उवैस इकबाल के ताल्लुक से कोई मीम अपने चैनल के ऊपर या अपने फेसबुक के ऊपर अपलोड करूं, या कोई उनकी वीडियो डालूं या कोई स्टेटस। ये हकीकत है कि हम बहुत अच्छे नोट पर अलग हुए। और यानी जो कुछ मैं उनको जाते हुए कलिमात कह सकता था, वो मैंने उनको अलविदा कहा, वो अपना रुखसत हुए। तो एक अच्छे नोट के ऊपर गुफ्तगू हुई, बात खत्म हुई। फिर मैंने ये महसूस किया कि रात ये यहाँ पर दोपहर का वक़्त है, ज़ोहर का वक़्त, 1 बजे के करीब वो यहाँ से गए हैं। और उसके बाद ये मैंने महसूस किया कि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आने लगे कि वो फ़ेसबुक पर उन्होंने अ, अजीब-व-गरीब किस्म की बातें लिखनी शुरू की कि यानी मीम मुझे बनाने। ट्रोल करने के लिए, हाँ, मीम्स बनाए हुँ। उन्होंने, ट्रोल्स करने के लिए। तो मैंने अवैस कहा इकबाल ये साहब तो ने? हाँ, जी, जी, जी। तो अच्छा। मैं हाँ, मेरे मीम्स वीडियो वाले नहीं थे बल्कि स्टेटस टाइप के अजीब-व-गरीब जुमले। तो खैर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार, वैसे इकबाल साहब से एक अच्छी यानी दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई, और ये भी हुआ कि भई मैं तो मेरे लिटरली मैं ये सोचता था कि भई उन्होंने मुझसे आकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब मैं आपको दोस्त बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भई मोस्ट वेलकम, बिल्कुल मुझे एक्सेप्ट है। तो फिर मैंने कहा अभी तो ये कह रहे थे कि मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ और अभी इस तरह की बात, तो क्या ये महसूस कर रहे हैं कि इनके साथ रवैया हमारा गलत हुआ या कुछ बात में इनकी तरफ से कोई कमज़ोरी हो गई? आई डोंट नो। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो ख़ैर ज़ाहिर है कि हम भी इंसान हैं, तो मैंने उस जब किसी साहब ने मुझे वो वीडियो बनाकर भेजी, लोग करने लगे अपने तौर से, अब उनको तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो मैंने वो जो सैमसंग वाली है, वो वीडियो अपलोड की, जिसमें इन्होंने सैमसंग का, और उसमें भी मैंने कोई इनके खिलाफ कोई बात नहीं लिखी। उसमें जो स्टेटस था, वो ये था कि सैमसंग फ़ोन के ज़रिए खुदा के अदम वजूद पर एक अजीब-व-गरीब इस्तिदलाल और उसका दो लफ्ज़ी जवाब, बस। ना उसमें मैंने ये लिखा कि किसने कहा, ना उसमें कोई उनकी तौहीन, तनकीस, तनकीद कुछ नहीं। वो वीडियो बहुत आम हो गई, पता नहीं शायद उसको 70-80 हज़ार लोग देख चुके, 1-2 दिन, डेढ़ दिन के अंदर-अंदर। तो उस वजह से वो मुनाज़रा बहुत मशहूर भी हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनके सैमसंग वाले कमेंट की वजह से। अब ज़ाहिर है कि जो मीम्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये तो आते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर ये महसूस कर रहा हूँ कि उधर से इतनी ज़्यादा मायूसी के अल्फ़ाज़ हैं, बाकायदा तू तड़ाक वाली बात भी हो रही है, और ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि जब आप बहुत हर्ट होते हैं, तो इस तरह की बातें निकलती हैं। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस ही हुआ उनका ये रवैया देखकर, और इससे अंदाज़ा होता है कि झिल्लाहट उसी वक़्त है जब ये एहसास हो कि यार मैं अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाया। और ये अदनान, मुफ्ती अदनान काका खेल साहब के कमेंट से पता चल रहा था कि कितनी इनके अंदर झंझलाहट थी। जी, जी, जी। अच्छा, उससे मैं यहाँ पे दो बातें रखना चाहूँगा, इसके बाद मैं इंशाल्लाह मैं इजाज़त लूँगा। एक तो जी। ये है कि एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से और एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से, कि इन्होंने एक आमिर भाई ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, वो कैसर भाई के सुल्तान से जो डिबेट हुई थी उनके मॉडरेटर के हवाले से, मैं उसी तरह की एक इस्तिलाह बताना चाह रहा हूँ। हुँ, लेकिन उसको थोड़ा सा आसान, बहुत ही मौज़ूब अल्फाज में मैं कहूँगा कि इन्होंने इंटेलेक्चुअल
ट्रांसजेंडरिज्म का ऐसा मुजाहिरा किया है कि पीटर फेनविक का आपने रेफरेंस दिया और उसने पीटर फेनविक के रेफरेंस को रद्दी में डाल दिया। यानी कि मैं तो हैरान था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि आपने अगली बार इसको इंतजार कर रहा था कि फ्रांसिस क्रिक का रेफरेंस देते कि डीएनए में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो फ्रांसिस क्रिक के बारे में कहता है इसकी ऐसी की तैसी। मैं नहीं मानता। मतलब प्लैंक एपॉक की मिसाल दे रहा है कि 10 टू द पावर ऑफ 28 के सेकंड्स के अंदर जो है इस तरह ये वजूद में आ गई। अरे यार, मैक्स प्लांक जो ये जिसने ये थ्योरी पेश की है, हाइपोथेसिस पेश किया है, जो भी था, बिग बैंग XYZ जो भी कहें, वो बंदा खुद ये इस बात का इदराक कर रहा है, इस बात का इकरार कर रहा है कि इस चीज़ के पीछे एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन कार फरमा है जिसने 50th टाइम जो है ना हमारे यूनिवर्स को जो है ना क्रिएट होने के बाद जो एक्सपेंड कर दिया। तो जो बंदा, जिस बंदे ने प्लैंक एपॉक के जिसके नाम पर ये एपॉक क्रिएटेड किया गया है, बिग बैंग का जो मसला ये सॉल्व किया गया है, वो खुद एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर का जो है वो के बारे में जो है वो उसको अप्रूव कर रहा है, और ये भाई है कि उसको रिजेक्ट करे जा रहे हैं। पहला मसला ये। दूसरा मसला ये कि आपने जो ये मिसाल दी थी कि सुअर का गोश्त खाते हुए कुछ बच्चों को देखा और फिर एक वीडियो बना ली, तो ये मामला मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, जो बिल्कुल आपने उसकी तायद भी की है, कि ये जो रफ़ा मोहम्मद नामी एक लड़की थी सऊदी अरब की, वो कनाडा गई थी और कनाडा जाते ही जो उसने असाइलम लिया था, उसने क्या, हाँ, सुअर का गोश्त खाया था। तो दैट दीज आर माय 2 पॉइंट्स जिसकी तरफ मैं रेफर करना चाहता था। बाकी आखिरी आपसे जी फरमाइए। आखिरी ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि सैमसंग वालों की एडवर्टाइजमेंट हो गई, कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह का कुछ बंदोबस्त बना आपका? जी हाँ। अच्छा, ये जो फ्रेंडविक के हवाले से जो बात हुई है, उसमें मैं एक चीज की वजाहत कर दूं कि साइंस टुडे, साइकोलॉजी टुडे जो एक मोतबर जर्नल है, उस पर ये पूरी खबर है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि फ्रेडविक की बात को साइकोलॉजी ने या जो अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन है उन्होंने तस्लीम कर लिया है। यानी हमने जो इत्तेबास दिया है वो ये नहीं कि चलो अमेरिकन या जो जितने भी दुनिया में साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो इस चीज को तस्लीम करने लगे। हम ये नहीं कह रहे हैं, वो कभी कोई DSM ये में आ कह गया हो। हाँ, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस बात को तस्लीम कर रहा है कि कॉन्शियसनेस और शुऊर एग्जिस्ट करता है ब्रेन से इंडिपेंडेंट होकर। अच्छा, अब और उस अपनी रिसर्च की बुनियाद पर कर रहा है, 50 साल उसकी तहकीकात है, हम ये कह रहे हैं। उसी आर्टिकल को अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो उन्होंने फ्रेडविक को ये नहीं कहा कि ये बेवकूफ है लिहाजा हम नहीं मानते, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई फ्रेडविक साहब का जो दावा है कि शऊर एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, तो शऊर को चूंकि डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, वही साइंटिज्म वाली बात, चूंकि शऊर अब डिटेक्टेबल नहीं है, लिहाजा हम उनके इस दावे की तस्दीक नहीं कर सकते। ये बात उसमें लिखी हुई है। तो ये ठीक है, अगर वो ये कहते, मैं तस्लीम कर लेता कि हाँ भाई यही एक जो साइंटिस्टिक मिजाज है उसका यही अप्रोच होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अरे तो अहमक आदमी है। तो ये इस तरह के जो है दलीलें हैं उनकी। मतलब कार्ल पॉपर ने फॉल्सिफिकेशन टेस्ट दिया है, तो बीइंग यू बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट या न्यूरो साइंटिस्ट या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, आप उसको रिबटल करो इस बेस पे। आपने जो ड्यूलिज्म की मिसाल दी, बात लंबी हो रही है, ड्यूलिज्म की मिसाल दी, बहुत अच्छी मिसाल दी है रेने डेकार्ट्स ने, जो मॉडल पेश किया था ड्यूलिज्म का। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी ये ड्यूलिज्म को मानते हैं। मॉडर्न डे साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात भी रख दूं ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि मॉडर्न डे साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजिस्ट और स्पेसिफिकली न्यूरो साइंटिस्ट इस बारे में जिक्र करते हैं कि हाँ, ये कॉन्शियसनेस जो है ये हमारे माइंड से कनेक्टेड तो है, लेकिन माइंड का हिस्सा नहीं है। स्टडी इसलिए नहीं करते क्योंकि ये मेटाफिजिक्स में आता है, इसको स्टडी नहीं किया जा सकता। वही वाली बात है स्कॉट सीटोट कहता है ना कि जो एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी है, क्रिश्चियन भी है, लेकिन वो कहता है कि हम जब लेबोरेटरी में जाते हैं तो खुदा को निकाल देते हैं वहां से। क्यों? क्योंकि हम मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म के तहत जो स्टडी करते हैं। तो बस ये कुछ चंद बातें मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती इनपुट के लिए।